अभ्यंत अमन से लड़ने के बाद पहाड़ी से गिर गया, जिससे उसे काफी गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे एक बहुत ही रहस्यमय बूढ़ी औरत ने बचाया। वहीं दूसरी तरफ अभ्यंत के घर पर अमन अपने बाप मनीराम को लेकर आ गया और अभ्यंत के ऊपर खुद को बुरी तरह से मारने पीटने का इल्जाम लगाने लगा, ताकि उसकी बेइज्जती हो और उसे सजा मिले और साथ ही वो उनकी जमीन हड़प सके। उसका बाप मनीराम भी उसका साथ दे रहा था और बोला, बुलाइए अपने बेटे को, देखिए उसने मेरे बेटे की क्या हालत की है। ये सुनकर शरद जो जा रहे थे अभ्यंत को ढूंढने, वो रुक गए और बोले, मेरा बेटा लापता है और अब मुझे लग रहा है ये सब अमन की वजह से हुआ है, इसलिए वो उस पर इल्जाम लगा रहा है। पर तभी उन्हें पीछे से आवाज आई, 1 मिनट, जिसे सुनकर शरद की नजर सामने से चले आ रहे इंसान पर पड़ी, जो और कोई नहीं बल्कि उस गांव की एकमात्र जादूगरनी और डॉक्टर मैडम माया थी। मैडम माया को देखकर मणिराम थोड़ा डर गया। तभी मैडम माया के पीछे से एक 16 साल की बेहद ही मासूम और खूबसूरत से दिखने वाली लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर किसी का भी दिल धड़कना भूल जाए। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि काया ही थी, मैडम माया की पोती। मैडम माया को देखकर मणिराम ने हकलाते हुए कहा, माया जी आप बीच में मत पड़िए, इस बार बात मेरे बेटे की है, देखिए कितनी बेरहमी से मारा है अभ्यंत ने मेरे बेटे को। मणिराम ने अमन को आगे करते हुए कहा, जो इस वक्त काया को ही देखने में खोया हुआ था। मणिराम की बात सुनकर माया ने तंज कसते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मणिराम, बेहतर होगा तुम खुद अपने मुंह से सबको सच्चाई बता दो, वरना अगर मैंने बताया तो तुम्हें बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये सुनकर मणिराम बुरी तरह घबरा गया और सोचने लगा, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैंने ये सारा नाटक शरद की उस नदी वाली जमीन के लिए किया है, जिस पर काफी दिनों से मेरी नजर थी। फिर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए पूछा, ये आप क्या कह रही है माया जी, कौन सी सच्चाई की बात कर रही हैं आप। जिसे सुनकर माया ने गुस्से से मणिराम को घूरते हुए कहा, अच्छा तुम्हें नहीं पता मैं किस सच्चाई की बात कर रही हूँ। फिर काया की तरफ मुड़ते हुए कहा, काया बेटा बताओ सबको। जिसके बाद काया ने बड़े ही शाही अंदाज में 2 कदम आगे आते हुए कहा, मैंने कल देखा था इन दोनों ने पहले अभ्यंत पर हमला किया था, जिसके बाद वो लोग उसे वहीं छोड़कर भाग गए थे। अभ्यंत को बेहोश देखकर मैं जल्दी से मदद लाने गई, लेकिन जब तक आई तब तक अभ्यंत वहां से गायब हो चुका था। इसलिए रात को जब मैं अमन और इस्माइल से पूछने गई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो मैंने देखा ये दोनों वापस से अभ्यंत को मिलकर मारने का प्लान बना रहे थे। ये बोलकर वो चुप हो गई। वहीं काया की बात सुनकर सभी हैरान रह गए और एक दूसरे से बात करने लगे। एक औरत ने अपने साथ वाली औरत से मणिराम को देखते हुए कहा, हे भगवान, देखो तो इस बेशर्म आदमी को, कैसे बेचारा बनकर सबसे सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह वहाँ खड़े लोग अपने लिए लोगों के मुंह से इतनी बातें सुनकर और लोगों को रेनू और शरद के लिए सिंपैथी दिखाता देखकर मणिराम ने सबसे चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरे बेटे को अभ्यंत नहीं मारा है। ये सुनकर काया कहती है, अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ तो ठीक है, बुलाओ इस्माइल को। फिर अपनी नानी की तरफ मुड़कर कहती है, नानी आप इनसे सच्चाई उगलवा सकती हैं कि नहीं। जिसे सुनकर माया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ भी। वही काया की बात सुनकर अमन ने गुस्से से काया से कहा, बंद करो ये अच्छा बनने का नाटक। मैं जानता हूँ तुम भी अभ्यंत से चिढ़ती हो, क्या पता उसको तुमने गायब कराया हो। जिसे सुनकर काया ने अमन को बिना किसी डर के सामने से एक जोर का थप्पड़ मार दिया, जिसे देखकर जहां सब लोग हैरान थे, वहीं अमन, जिसकी हालत अभ्यंत ने पहले ही खराब कर दी थी, काया का थप्पड़ पड़ने के बाद तो उसे दिन में भी तारे नजर आने लगे थे। काया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, भले ही मैं अभ्यंत से उसकी मस्तियों के लिए चिढ़ती हूँ, लेकिन मैंने कभी उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोचा। जहाँ एक तरफ काया गुस्से से अमन पर चिल्ला रही थी, वहीं उससे कुछ दूरी पर खड़ा अभ्यंत ये देखकर खुश हो रहा था। असल में तो अभ्यंत तभी आ गया था जब काया आई थी और उसने काया की सारी बात सुन ली थी। उसे अपने लिए खड़ा होता देख अभ्यंत ने काया को गौर से देखते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो मानना तो पड़ेगा, ये है लड़की है तो बड़ी सुंदर, बिल्कुल स्वर्ग से आई अप्सरा जैसी। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों अमन इस लड़की के लिए मरने मारने पर उतर आया था। ऐसी लड़की के लिए तो कोई भी मरने मारने पर उतर आए। अभ्यंत जो असल में शौर्य था, उसे काया को देखते ही उससे पहली नजर में प्यार हो गया। वहीं अमन को देखते हुए अभ्यंत ने गुस्से में खुद से कहा, ये कमीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसे तो मैं अब की बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा कभी मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। ये बोलते ही उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आया, जिसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो लड़खड़ाते हुए सबके पास जाने लगा। उसके कपड़े पहले ही फटे हुए थे,
और उन पर कल के जख्मों का खून भी लगा था। तभी उसे इस हाल में आता देखकर एक आदमी ने कहा, अरे वो देखो अभियंता आ गया। उस आदमी की बात सुनकर सब उस तरफ देखने लगे। वहीं जब रेनू और शरद ने अभियंत की ऐसी हालत देखी तो उनका कलेजा फटने सा हो गया। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे किसी ने बहुत मारा है। ये देखकर रेनू ने दौड़कर अभियंत को गले लगा लिया और पूछा, अभी बेटा ये सब क्या है? ये तुम्हारे शरीर पर इतनी चोटें? जिस पर अभियंत ने भी रोने का नाटक करते हुए कहा, माँ मुझे अमन और इस्माइल ने मिलकर बहुत मारा। मैंने इनसे पूछा भी कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, लेकिन इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे और मारने लगे। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ये बोलकर वो रेनू के गले लगकर और ज्यादा रोने लगा, जिसे देखकर सबको अब यकीन हो गया था कि अभियंत की ऐसी हालत अमन और इस्माइल ने ही की है। वहीं अपना दम उल्टा पड़ता देखकर मणिराम ने वहां से जल्दी से भागते हुए कहा, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि अमन ने ऐसा कुछ किया। अमन की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। ये बोलकर इससे पहले कि कोई मणिराम से कुछ कह पाता, वो वहाँ से अमन को लेकर 9-11 हो गया। अभियंत की खराब हालत देखकर माया ने कहा, इसे जल्दी से अंदर ले चलो, इसका काफी खून बह गया, इसका जल्दी से इलाज करना होगा। ये सुनकर शरद ने फौरन अभियंत को गोद में उठा लिया, घर में ले जाने लगा। वहीं मैडम माया ने सबसे कहा, आज के लिए इतना तमाशा काफी, अब आप सब लोग भी कृपा करके अपने अपने घर जाइए। ये बोलकर वो काया के साथ घर के अंदर चली जाती है, जहां रेनू का रो रो कर बुरा हाल था। रेनू ने रोते हुए माया से कहा, माया दीदी देखिए ना, मेरे बच्चे को कितनी चोट आई है, प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। जिसे सुनकर माया ने कहा, रेनू रोना बंद करो, मैं अभी को सही कर देती हूँ। जिसके बाद माया ने अपनी बाएं हाथ की उंगली को गोल घुमाकर हीलिंग मैजिक स्पेल कास्ट किया, जिससे एक नीली रोशनी माया के हाथों से निकलकर अभियंत के शरीर में जाने लगी, जिससे अभियंत को इतना सुकून मिल रहा था कि वो बता नहीं सकता। इस एहसास को जीते हुए अभियंत ने अपने आप से कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि उस बूढ़ी औरत ने क्यों मुझे बाकी का इलाज मैडम माया से करने को कहा था। कुछ देर बाद अभियंत की लगभग सारी बाहरी चोट सही हो चुकी थी, जिसे देखकर माया ने कहा, बाहरी चोटें तो ठीक हो गई हैं, फिर भी 2 दिन आराम करना, घर से बाहर मत निकलना, समझे? ये बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गई। वहीं रेनू और शरद भी माया के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गए। इस पूरे टाइम काया ने एक भी शब्द नहीं कहा था और बस चुपचाप एक कोने में खड़े होकर अभियंत को घूरे जा रही थी। सबके जाने के बाद अब कमरे में सिर्फ अभियंत और काया ही थे। काया को देखकर अभियंत ने नाटक करते हुए कहा, थैंक यू वहां बाहर सबको सच्चाई बताने के लिए। मैं अभियंत अभी इतना ही बोल पाया था कि तभी काया ने गुस्से से कहा, बंद करो अपना ये नाटक, मुझे पता है तुम्हारी कोई याददाश्त नहीं गई है, मैंने कल रात सब देख लिया था। काया की बात सुनकर अभियंत की हैरानी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने हकलाते पूछा, तुम किस सच्चाई की बात कर रही हो? जिसे सुन काया ने कहा, मुझे पता है तुमने ही कल रात अमन और इस्माइल को मारा था, क्योंकि वो लोग तुम्हें मारने वाले थे। ये सुनकर अब अभियंत ने भी अपना नाटक छोड़ते हुए कहा, तो फिर तुमने बाहर सबको सच्चाई क्यों नहीं बताई? कहीं तुम भी तो मुझसे प्यार नहीं करने लगी? उसने चुटकी लेते हुए कहा। फिर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए अभियंत ने कहा, वैसे मेरा तो चार में कुछ ऐसा है कि हर कोई मुझसे प्यार करने लगता है। अभियंत की बात सुनकर काया ने चिढ़ते हुए कहा, तुम फिर शुरू हो गए? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये छिछोरों वाली हरकतें बंद कर दो, वरना किसी दिन मैं ही तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर अभियंत ने हंसते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? भूलो मत, इन्हीं छिछोरी हरकतों पर तुम फिदा हो। ये सुन काया ने अभियंत के पास जाते हुए कहा, तुम रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही अभियंत को मारने वाली थी, तभी अभियंत ने काया का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारा ये गुस्सा, ये मेरे लिए तुम्हारा प्यार छिपाने का तरीका है, लेकिन एक दिन तुम खुद मेरे पास चल कर आओगी और कहोगी, अभी आई लव यू। इस वक्त काया और अभियंत एक दूसरे के बेहद नजदीक थे, जिससे आज पहली बार काया के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अभियंत के पैरों पर मारते हुए कहा, मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, ऐसी गलतफहमी अपने दिमाग में मत पालो। आज मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम्हारी इस हरकत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, बाकी और कुछ नहीं। ये बोलते ही वो फौरन कमरे से बाहर चली गई। वहीं उसके जाते ही अभियंत सीरियस हो गया और अपने आप से कहा, सच में कितना छिछोरा था ये अभियंत। असल में अभियंत ने पहले ही पिछले अभियंत के यादों में देख लिया था कि वो कैसे काया के साथ फ्लर्ट करता था। तभी उसे उस बूढ़ी औरत की चेतावनी याद आ गई, जिसने उससे कहा था कि आगे और भी खतरे आने वाले हैं,
और उसे और ज्यादा मजबूत होना होगा। ये बात याद करते हुए अभ्यंत ने अपने आप से कहा, मुझे और ज्यादा मजबूत होना होगा। उसने यहाँ पर आने के बाद कुछ साधना के बारे में पढ़ा था, जिससे वो अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ा सकता था। इसलिए ये सोचकर वो रात होने का इंतजार करने लगा, ताकि रात होते ही वो अपनी साधना शुरू कर सके। रात में सबके सो जाने के बाद अभ्यंत तुरंत घर से निकलकर वापस से उसी पहाड़ी पर पहुंच गया और अपनी साधना करने लगा। अपनी साधना के दौरान उसे कुछ एहसास हुआ, जिसे महसूस कर उसने चौंकते हुए कहा, ये क्या? तो क्या होगा आगे? आखिर क्या महसूस किया था अभ्यंत ने, और क्या सच में काया और अभ्यंत एक हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। साधना करने बैठा था और साधना करने के दौरान अभ्यंत को अपने शरीर में कुछ अलग एहसास हुआ, जिससे उसके मुंह से अचानक निकला, ये क्या है? क्योंकि अभ्यंत महसूस कर पा रहा था कि उसके शरीर में आंतरिक शक्ति का बहाव बहुत ही धीमा है, जिससे उससे ध्यान लगाने में बहुत परेशानी हो रही थी। जिसे देखकर अभ्यंत ने कहा, अच्छा, तो यही कारण था कि उस लड़ाई के बाद मेरी आंतरिक शक्ति बुरी तरह खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इस शरीर की नसों में आंतरिक शक्ति का बहाव बहुत ही धीमा है। ऐसा शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछला अभ्यंत बचपन से ही काफी बीमार और कमजोर था, जिसकी वजह से उसने कभी साधना की ही नहीं थी। न ही उसकी आत्मा और उसके शरीर को जादू के बारे में कुछ पता था। ये सब कुछ अभ्यंत ने बीते कुछ दिनों में अपने इस गांव की किताबों में पढ़ लिया था, और अब अपने अंदर जादुई शक्तियों का एहसास होने के बाद वो अब एक बड़ा जादूगर बनना चाहता था, क्योंकि उसे उस परछाई से बदला लेना था और साथ ही अपने भाई को ढूंढना भी था और पृथ्वी पर वापस भी जाना था। पर यह सब आसान नहीं था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर था। अभ्यंत जितनी भी साधना करने की कोशिश करता, उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। ये एहसास होता देख वो खुद से बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं करूं तो करूं क्या? इस साधना को जितना करो भूख बढ़ती जा रही है। ये कहते हुए उसने अपना पेट पकड़ लिया और घर की तरफ भागा। इस वक्त अभ्यंत को इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी कि उसकी नजरों के सामने से गुजरती हर चीज उसे अपना खाना लग रही थी। अभ्यंत चुपके से अपने घर में घुसा, जहां उसने देखा कि अभी सब लोग सो रहे हैं। ये देखकर उसकी जान में जान आई और वो जल्दी से अपने कमरे में पहुंचकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा, जहां उसे बहुत ढूंढने के बाद कल रात के बचे हुए चावल और थोड़ी सब्जी दिखी, जिसे देखकर वो उन पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा और फौरन इसे खाने को चट कर गया। लेकिन अभी भी अभ्यंत की भूख थी, शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे अभी भी बहुत भूख लगी हुई थी और अब सुबह भी हो चुकी थी और अब तक घर के बाकी लोग भी उठ चुके थे। अभ्यंत सोच ही रहा था कि वो आगे क्या करे कि तभी उसके नाक में खाने की खुशबू आई। वो उस खुशबू की तरफ चल पड़ा। जहाँ पहुंचकर उसने देखा कि सामने सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे। वहीं रेनू ने अभ्यंत के वहां देखकर कहा, अरे अभी उठ गया तू, चल जल्दी से हाथ मुंह धोकर आजा, नाश्ता तैयार है। रेनू की कही एक भी बात अभ्यंत के कानों तक नहीं पहुंची, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो इस वक्त खाने पर था। रेनू की बात को अनसुना कर अभ्यंत जल्दी से खाने पर टूट पड़ा और जल्दी जल्दी खाने लगा, जिसे देखकर बाकी घर वालों को तो हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उन्हें बड़े अच्छे से पता था कि आज से पहले अभ्यंत खाना खाने में कितने नाटक करता था, लेकिन आज तो ऐसे खा रहा था मानो पता नहीं कितने जन्मों से भूखा हो। अभ्यंत को ऐसे पागलों की तरह खाता देखकर रेनू और शरद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जल्दी ही उस मुस्कुराहट की जगह टेंशन ने ले ली, क्योंकि अभ्यंत अभी भी पागलों की तरह खाया जा रहा था, जबकि खाना लगभग खत्म होने वाला था और अभी किसी ने भी खाया नहीं था। कुछ देर बाद जब सारा खाना खत्म हो गया, तब जाकर अभ्यंत ने अपना सिर उठाकर सामने देखा, जहां सब उसे ही आश्चर्य से घूरे जा रहे थे। ये देखकर अभ्यंत थोड़ा एम्बेरस हो गया और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हुआ, मैंने कुछ ज्यादा खाना खा लिया क्या? जिसे सुनकर शरद ने पूछा, क्या हो गया, आज तुमने इतना सारा खाना खा लिया? ये सुनकर अभ्यंत और ज्यादा एम्बेरस हो गया और उसके पास शब्द ही नहीं थे कुछ बोलने के लिए। अभ्यंत की एम्बेरसमेंट को समझते हुए रेनू ने शरद को डांटते हुए कहा, हटो तुम, नजर मत लगाओ मेरे बेटे को। फिर अभ्यंत के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अभी और भूख लगी है, कुछ और बना दूं तुम्हारे लिए? अभ्यंत कहना तो चाहता था कि हाँ, उसे अभी भी बहुत भूख लगी है, लेकिन माहौल को समझते हुए उसने धीरे कहा, नहीं माँ, वो मेरा हो गया। ये बोलकर वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। जहाँ जाकर उसने अपने आप से कहा, कितना एम्बैरेसिंग था ये सब, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। जब तक मेरे शरीर की नसें आंतरिक शक्ति के प्रभाव को आसानी से झेलने लायक नहीं हो जाती, मुझे साधना जारी रखनी होगी। ये बोलकर वो वापस से अपनी साधना में लग जाता है। हालांकि इस साधना से एक फायदा ये भी था कि इंसान बिना थके
काफी समय तक साधना कर सकता था, जिसकी वजह से रात भर साधना करने के बाद भी अभ्यंत को थकावट महसूस नहीं हो रही थी। उल्टा अपने अंदर आंतरिक शक्ति के प्रभाव को देखकर उसकी एक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ गई थी। अभ्यंत वापस से अपनी साधना में लग गया, जहां उसने अपनी सभी इंद्रियों को काम पर गया हुआ था, ताकि साधना के दौरान अगर कोई खतरा आए तो उसे पता चल जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि जो वो सुनेगा उसे सुनकर तो उसके मन का गिल्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी साधना करते हुए अभ्यंत को कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी उसके कानों में रेनू की आवाज गई, जो शरद से कह रही थी, सुनिए, ये कुछ चावल बचे हैं, नमक और प्याज के साथ खेतों में खा लीजिएगा। आज घर में कुछ भी नहीं बचा है खाने को। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपको ये सब खाना पड़ रहा है। ये सुनकर शरद ने रेनू से कहा, कोई बात नहीं, ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा अभी ठीक हो रहा है। फिर सीरियस होते हुए शरद ने रेनू से पूछा, वैसे आगे का क्या सोचा है? जिस पर रेनू ने चिंता करते हुए कहा, मैं भी आपसे इसी बारे में बात करने वाली थी। आप तो जानते ही हैं कि प्रीति की सेहत सही नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा उसके इलाज में जाता है, और अब तो अभ्यंत भी बीमार पड़ गया है। मुझे तो सोच सोच कर ही टेंशन हो रही है कि आखिर कैसे मैनेज होगा सब। ये बोलते हुए रेनू की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें देखकर शरद ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं आपसे और ज्यादा मेहनत करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास तो है ना तुम्हें? जिसे सुनकर रेनू ने मुस्कुराते हुए शरद को गले लगा लिया और कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है। ये सुनकर शरद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने रेनू के माथे को चूमते हुए कहा, बस मुझे इतना ही चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, खेतों में काफी काम पड़ा है। ये बोलकर शरद वहां से निकल गया। वहीं अपने कमरे में बैठा अभ्यंत, जिसने रेनू और शरद की सारी बातें सुन ली थी, अपनी आंखें खोलकर ऊपर की ओर देखने लगा। इस वक्त उसका मन गिल्ट से भर गया था। उसे अब अपने किए पर अफसोस हो रहा था कि क्या सोचकर उसने बिना सोचे समझे सारा खाना खुद ही खा लिया था। वहीं उसके माँ बाप ने एक भी बार उसे इसके लिए नहीं रोका और खुद नमक चावल खाने पर मजबूर हो गए। ये सोचकर अभ्यंत ने अपने आप से कहा, क्या दुनिया के सारे माँ बाप ऐसे ही होते हैं, जिन्हें अपनी खुशियों से ज्यादा अपने बच्चों की खुशियां दिखाई देती हैं? इस वक्त अभ्यंत अपने अंदर प्यार, गर्माहट, गिल्ट जैसे और भी कई इमोशंस महसूस कर पा रहा था। उसे समझ आ रहा था कि एक बच्चे की जिंदगी में माँ बाप का होना कितना जरूरी होता है। ये सब सोचकर उसने अपने आप से कहा, भले ये मेरा परिवार ना हो, लेकिन अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ और मेरे रहते इस परिवार पर कोई मुसीबत आए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो सोचने लगा, अब मुझे भी कोई काम करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि मेरे काम करने से इस घर की फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी सही हो जाएगी, और दूसरा ये कि मेरे साधना के कारण भविष्य में मुझे और ज्यादा भूख लगने लगेगी, जिसे पूरा करने के लिए मुझे आगे और कई साधनों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए बहुत से पैसों की जरूरत होगी, जो मेरे काम करने से आसानी से पूरी हो जाएंगी। ये सोचकर उसने अपने आप से कहा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये ठान कर वो घर से बाहर निकल गया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी दोनों परेशानी सुलझ जाए। इसी उधेड़बुन में अभ्यंत ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो इस वक्त जंगल के उस हिस्से में जा रहा है। वहाँ आम लोगों का आना जाना मना है, क्योंकि वहाँ कई सारे मैजिकल बीस्ट रहते हैं जो इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। अभ्यंत अपने ख्यालों में गुम था जब उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, जिसे महसूस कर वो सतर्क हो गया, और जैसे ही पीछे मुड़ा तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसे कोई छिप कर देख रहा है। ये महसूस होते ही अभ्यंत तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आकर सतर्क हो गया और अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। अभी वो नजर घुमाकर अपने चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी किसी ने उस पर तेजी से अटैक किया, जिसे वक्त रहते अभ्यंत ने भांप लिया और ठीक समय पर पीछे हट गया। वापस खड़े होते हुए जब अभ्यंत ने सामने देखा तो अटैक करने वाले को देखकर अभ्यंत की आंखें बाहर निकलने को हो गई, क्योंकि उस पर अटैक करने वाला कोई और इंसान नहीं बल्कि एक अजीब तरह का जानवर था, जो काफी हद तक फॉक्स से मिलता जुलता था, लेकिन उसका आकार आम फॉक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा था। यहाँ तक कि उसके पास एक नहीं बल्कि तीन तीन टेल्स मौजूद थी, जो उसे और ज्यादा भयानक बना रही थी। अपने सामने ऐसे अजीब जानवर को देखकर अभ्यंत ने अपने आप से कहा, ये किस किस्म का जानवर है? क्या ऐसे भी जानवर इस दुनिया में होते हैं? वहीं वो फॉक्स गुस्से से अभ्यंत को घूरे जा रहा था, जैसे वो अभी उस पर हमला कर देगा, जिसे देखकर अभ्यंत ने गुस्से से कहा, इस जानवर की इतनी हिम्मत कि मुझे घूर रहा है, इसे तो मैं अभी बताता हूँ।
ये सोचकर जैसे ही अभ्यंत ने कुछ करना चाहा, उसने देखा सामने उस फॉक्स ने एक जोर की हुंकार भरी, जिससे हवा में एक बवंडर पैदा हो गया जो सीधा अभ्यंत की तरफ चल दिया। ये देखकर अभ्यंत की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो इस बवंडर को अच्छे से जानता था। उस बवंडर को देखते हुए उसके मुंह से निकला, प्रभंजन तकनीक, इसका मतलब ये फॉक्स मैजिक भी कर सकता है। आखिर ये किस तरह का बीस्ट है? क्या यहाँ के सारे बीस्ट ऐसे ही हैं? आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इस दुनिया के बारे में काफी कुछ जान गया हूँ, तब मेरे सामने ऐसा कुछ आ जाता है जिससे मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। अभ्यंत ने सामने से आ रहे खतरे को देखते हुए कहा, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं, मुझे पहले इस बीज से निपटना होगा। ये बोल उसने तुरंत अपनी निर्वात प्रभंजन तकनीक इस्तेमाल की, लेकिन जल्दी उसे ये एहसास हो गया कि उसका दुश्मन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने पीछे होकर किसी तरह अपनी जान बचाई। लेकिन वो फॉक्स अभ्यंत की सोच से कहीं ज्यादा चालाक निकला। अभ्यंत ने जैसे ही उसके हमले से बचने के लिए पीछे हटा, वो थ्री टेल्ड फॉक्स ने वापस से अभ्यंत पर हमला कर दिया, जिससे अभ्यंत घायल होकर नीचे गिर पड़ा। अभ्यंत उस फॉक्स की चालाकी और स्पीड देखकर काफी हैरान था। वहीं वो फॉक्स अभ्यंत के सीने पर अपने पंजे रखकर उसे देखने लगा, मानो कह रहा हो, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। वहीं अभ्यंत इस वक्त अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। ये देखकर उसने अपने आप से कहा, क्या फायदा ऐसे जादू का जो वक्त पर काम ही ना सके। वहीं उस फॉक्स ने जोर से हुंकार भरते हुए अभ्यंत को मारना चाहा, जिसे देखकर अभ्यंत ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसका अंतिम समय नजदीक ही था। कैसे हरा पाएगा अभ्यंत इस जादुई बीस्ट को? जैसे